चलो जी जनाब, शुरू करते हैं सब्सटेंटिव के ऊपर कहानी को। आप लोगों ने इससे पहले की क्लास में कवर किए हैं कुछ एरियाज़, आपने उनको बनाना भी सीखा है। तो हमारे पास नॉर्मली आई कैप इस तरह के सवाल अब कम पूछ रहा है कि वो आपको दे एरिया और आपसे कहे कि जनाब इसके ऊपर सब्सटेंटिव बना के दें। अब नॉर्मली वैसे नहीं कर रहा। नॉर्मली वो क्या कर रहा है कि वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है कि आपकी टीम ने इस तरह का काम किया है, इन अजर्शंस को वेरीफाई करने के लिए वो लोग गए हैं, तो बताएं कि उन्होंने सही काम किया या नहीं काम किया। अब इस तरह का सवाल वो आजकल पूछ रहा है। खैर देख लेते सवालों को। ऑटम 12 में उसने 3 एरियाज़ दिए और कहा कि इन 3 एरियाज़ के सब्सटेंटिव बना के दें, रॉ मटेरियल की परचेजिंग, पेरोल और BRS। क्या आपने बचपन में कभी ज़िंदगी में BRS पढ़ी है? नहीं पढ़ी? इतने बड़े कैसे हो गए हैं? ओए हैं? कभी ज़िंदगी में पढ़ी थी, कभी गौर नहीं किया? भूल गई है? तो मैं तो याद नहीं कराने वाला कि भूल गया। तो क्या होती है BRS? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपके बैलेंस को रिकंसाइल करती है। एक वो बैलेंस जो कि आपको मिलता है एज़ पर बैंक स्टेटमेंट, और एक वो बैलेंस जो कि आपको मिलता है एज़ पर योर लेजर। उसको रिकंसाइल करना होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो उसने एक सवाल जो रिसेंटली पूछा है ना स्प्रिंग 22 में, वो BRS बना के उसने आपसे कहा कि जनाब इसमें से गलतियां निकाल के बताएं। तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होती है, बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज़ पर द लेजर। फिर जो दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो कुछ चीज़ें ऐड करेगा, कुछ चीज़ें लेस कर रहा होगा। ऐड क्या होंगी, लेस क्या होंगी, अब ये टॉपिक आपका FR1 का है। खैर नॉर्मली अब आजकल वो इस तरह के सवाल तो नहीं पूछ रहा कि जनाब BRS के ऊपर बता दें। पेरोल के बारे में ज़रा बात करें। पेरोल किसे कहते हैं? तो ये उस वक्त इंट्रो में था, आज का इंट्रो में ना, उस वक्त शायद FR1 में होगा या शायद FR2 में हो, कोई पता नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ आजकल इस तरह का सवाल कॉमन नहीं है, तो परेशान नहीं होना। सवाल ये कि पेरोल किसे कहते हैं? सैलरीज को। क्या ये अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है? ये इनकम स्टेटमेंट में आती है। पेरोल खर्चा है, ये हमारा एसेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, एक्विटी नहीं है, ये एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है कि वो 5 सवाल कौन से हैं? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो शुरू कर दें, 1 बाय 1 चलते हैं। अकरेंस, पेरोल कैसे मौजूद है, क्या करेंगे? सैलरी जो पे हुई है उसकी रिसीव वगैरह देख लें। बैंक जो क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो देखेंगे। कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे उसका? सर पेरोल अकाउंट देखेंगे और एम्प्लॉय का पेरोल का अकाउंट वेरीफाई कर लें। सैलरी जो ट्रांसफ़र हो रही है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑथराइजेशन होंगी, वो चेक किया जा सकता है। फिर वो ट्रांजैक्शन सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रही हैं, वो किस में आएगा? एक्यूरेसी में आएगा। तो एक्यूरेसी कैसे वेरीफाई करेंगे? एक्यूरेसी रिकंसाइल कर लें। किसको किसके साथ? डिस्बर्समेंट्स को देख लें। और एक्यूरेसी मुझे वेरीफाई करनी है पेरोल की। एग्रीमेंट में लिखी होगी उसकी सैलरी कितनी है, और अगर वो कोई ओवर टाइम करेगा तो उसकी पेमेंट कितनी होगी, प्लस अगर वो नंबर ऑफ़ आवर्स पे है तो कितने घंटे के कितने पैसे देने हैं, फिर अगर वो ओवर टाइम कर रहा है उसके कितने पैसे होंगे। तो इस चीज़ों को आप वेरीफाई करके उसकी एक्यूरेसी को, उसकी एक्यूरेट अमाउंट को निकाल सकते हैं। फिर क्या सैलरी सबको मिल रही है या नहीं मिल रही, ये किस में आएगा? ये कंप्लीटनेस में आएगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ सैलरीज जो कि दी जा रही हैं, वो काउंट कर लेंगे। फिर गोस्ट एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो वो कैसे मैं निकालूंगा? पता है गोस्ट एम्प्लॉयज़ किसे कहते हैं? गोस्ट एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि मौजूद नहीं होते हैं और उनकी सैलरियाँ ड्रॉ की जा रही होती हैं। अब एक सेठ को क्या पता कि फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन आया कौन छोड़ कर गया, ही डजंट नो, ही डजंट केयर। फिज़िकल मीटिंग करके कंफर्म कर सकते हैं। कभी किसी दिन छापा मार के अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक कर लें, डॉक्यूमेंटेशन देख लें, कौन कब आया कौन कब गया, HR को पता होगा। हाँ जी,
एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क के हिसाब से हम उसको वर्क बैक कर सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने, हर मशीन में कितना टाइम लगता है। एनालिटिकल लगा सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग इस तरह की, इसको कैसे निकालेंगे? मुझे कुछ 10 बातें बता दें अजर्शन वाइज। किसने कहा परचेज करना है, उसका नाम आना चाहिए। कौन ऑथराइज कर रहा है, उसका नाम आना चाहिए। कहाँ से लिया जा रहा है वो, कितनी अमाउंट पे लिया जा रहा है वो, क्या वो कैपिटल खर्चा है या वो हमारा रेवेन्यू वाला खर्चा है वो, और टेंडर्स, डिलीवरी नोट्स, क्या वाकई में वो गुड हमारे वेयर हाउस में आया भी है या नहीं आया, परचेज ऑर्डर्स, फिर परचेज इनवॉइसेस, क्या वो अमाउंट पे हुई है, क्या कैश पे लिया या क्रेडिट पे लिया, और कैश में अगर लिया तो कैश की पेमेंट किस तरह से की है, डिस्काउंट्स को मिला या नहीं मिला, पेमेंट बैंक से हो रही है, पेमेंट कैश से हो रही है, और कितने नंबर ऑफ क्रेडिटर्स या सप्लायर्स थे, किसको चूज़ किया गया, इन्वेंट्री कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिर वो हमारे ईयर एंड से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। तो हमने कितने बना लिए बातों बातों में, काफ़ी बना लिए। एग्जैक्टली। आप लोगों को चाय मिली आज क्लास में? कुछ जूस मिले हो? अच्छा, चाय नहीं मिली, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए थे, ये नहीं बताया कि जूस मिले थे। बड़े अफसोस की बात है। सर लॉन्ग टर्म बैंक लोन कैसे निकालेंगे? पहला सवाल अकाउंट बैलेंस है, निकालें। अब करें काम इस पर। एग्जिस्टेंस वो मौजूद है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं, हम उसके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। एग्रीमेंट चेक कर लें, बैंक से कंफर्म कर लें। फिर अगर हमें बैंक ने लोन दिया तो उसके अगेंस्ट उसने कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखवाई है वो वेरीफाई, कितनी प्रॉपर्टीज रखवाई हैं, कितना लोन दिया है, लोन की अमाउंट उतनी है जितनी शो की जा रही है, कम ज़्यादा है, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है बैंक, और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स मौजूद है या नहीं है, क्या सही से लॉन्ग टर्म में रखा या नहीं रखा, लॉन्ग टर्म का वो पोर्शन जो कि करंटली आपने पे करना है, क्या वो करंट लाइबिलिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, इंटरेस्ट की वर्किंग को मैं रीचेक कर सकता हूँ, और मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखा जा सकता है। अप्रूव कौन कर रहा है, फिर लोन तो ले लिया, उस लोन से आए हुए पैसे का क्या किया, पर्पस क्या था, किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो 7 नंबर के लिए कोई अच्छी खासी बातें हम लोगों ने कर ली है। शेयर प्रीमियम किसे कहते हैं? तो इसकी अमाउंट कहाँ पे किस लॉ के डॉक्यूमेंट में शो हो रही होती है? लॉ का ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें शेयर इक्विटी, शेयर कैपिटल, हाँ, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम से उठा के वेरीफाई कर लें अमाउंट कितनी आ रही है उसमें। फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स हम लोगों ने निकाले हैं, प्रोस्पेक्टस, तो शेयर प्रीमियम जो हमारे शेयर्स बिके हैं प्रीमियम पे, क्या वो उसकी सही वर्किंग शो हो रही है या नहीं हो रही है, इक्विटी में शो हो रही है। आई सेट आता है, इक्विटी वाला स्टैंडर्ड आता है, वो वाली बातें उठा कर लिख दें सारी। हाँ, प्रोविजंस वाली बात अभी आपने क्लास में की है? यस सर, की है ना, तो फिर हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सर ट्रेड पेबल्स ये बताएं, ट्रेड पेबल्स किसे कहेंगे? क्रेडिटर्स बनाए, इसके सब्सटेंटिव बनाए। अकाउंट बैलेंस है, ट्रेड पेबल्स कंफर्मेशन नहीं, पहले मौजूदगी तो उसका पता कर लें। मौजूदगी चले कंफर्म करके तो खास उसका हम बैलेंस कंफर्म कर रहे होते हैं। मौजूदगी इसको हम कॉल करके पूछेंगे भाई तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, उसकी इनवॉइसेस चेक की जा सकती हैं। कंफर्मेशन से हम उसकी अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, एग्रीमेंट को देख सकते हैं, जिनकी बेस पे बने हैं वो देख लें, और कितने पैसे हैं, उसकी अमाउंट एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है। इन्वेंट्री के साथ क्रॉस मैच कर सकते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स को देखा जा सकता है, और उनसे परसेंट जाके मिला भी जा सकता है। बाद में अगर सब्सिक्वेंटली पेमेंट्स हो रही हैं, इट मींस के एक बैलेंस एग्जिस्ट करता था जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट वाली बात हमने कर ली थी। हाँ, GRN वाली बात देखी जा सकती है। पता है ये एरिया और एक रिपोर्ट्स वाला एरिया, अगर आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स मजबूत है ना, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं।
सिर्फ आपने अपनी अकाउंटिंग वाली बातों को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना और उसके शुरू में चेक दैट, एवेलुएट दैट, इंक्वायर दैट, इंस्पेक्ट दैट वाले अल्फाज ऐड करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह एक हवा बना होता है सब्सटेंटिव का, अंदर से बिल्कुल खोखला है, जस्ट आपको लिखना आना चाहिए। अब आप लोगों ने एक काम करना है, जैसे ही हमारा कोर्स ख़त्म होगा ना, तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने एक तो रिपोर्ट्स वाले सवाल हर दिन कम से कम 2 या 3 सवाल करने हैं। और सवाल से मुराद है कि एक पूरा सवाल, पार्ट्स नहीं, पूरा एक सवाल। अगर 4 पार्ट्स हो तो 4 पार्ट्स करने हैं। और आपने कोई से 2 एरियाज़ का पकड़ के सब्सटेंटिव बना लेना है और फिर एक दफ़ा बना के उसको कंपेयर कर लें किताब के साथ। अगर आपने कोई पॉइंट मिस किया हुआ है तो किताब में अगर वो पॉइंट है और आपके जहन में उस वक्त नहीं आया तो वो उठा के लाल पेन से अपने नोट्स में डालना है और फिर बाद में अपने नोट्स से जो अब आप बनाएंगे उससे रिवाइज़ करना है, किताब को फिर भूल जाना है। तो ये एक तरीका होता है इसको, अगर आप क्रैमिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। खैर ये क्रैमिंग नहीं है क्योंकि आपने पहले ख़ुद से बनाए हैं, तो ख़ुद बनाएं, किताब से कंपेयर करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उठा के ऐड कर लें और बाद में अपने नोट से रिवाइज़ करें। अपनी लिखी हुई लाइन भी होती है ना, वो आपको याद करवाती है कि मैंने लाइन क्यों, कब, कैसे लगाई थी। अपना लिखा हुआ बड़ा कुछ याद करवा देता है आपको। तो किताब की जो वर्डिंग है वो तो अपनी जगह पे वैलिड है, इसमें से पॉइंट्स उठा के अपने नोट्स बनाएं ताकि आप उसको ईज़िली बाद में रिवाइज़ कर सकें। जिस तरह उसने हमें एक दिया है एक BRS और कहा है कि सर इसमें के सब्सटेंटिव हमें बना के दें। अब इसमें कुछ नहीं करना था, 1 2 3 4 5 6 बातें थी, 7 बातें। अगर मैं सिर्फ इन 7 बातों के शुरू में एक वर्ड लगा दूँ, चेक दैट, इवेलुएट दैट, इंस्पेक्ट दैट, तो मेरे कम से कम 4 नंबर पक्के हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंसेज एज पर बैंक स्टेटमेंट कितनी है, 10,500 की। मैं चेक करूंगा कि क्या वाकई में बैंक स्टेटमेंट की में जो वैल्यू आ रही है वो 10,500 है या नहीं है। उनसे बैंक स्टेटमेंट मंगवा लूँगा, बैंक स्टेटमेंट को पकड़ के इंस्पेक्ट कर लूँगा। हमने तीन बातें कर ली हैं सिर्फ एक पॉइंट से निकाल के। फिर एज पर लेजर, यही बातें रिपीट कर दें। हम उनसे लेजर लेंगे और चेक करेंगे कि वाकई में उनके पास जो बैलेंस आ रहा है वो 9,570 है या नहीं है। उनसे बैलेंस का उनसे लेजर लेना भी एक सब्सटेंटिव है, उसको लेके उसको चेक करना भी एक प्रोसीजर है। फिर इंटरेस्ट की चार्जिंग 240 यहाँ पे शो कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसे हुई, इसको रिकैलकुलेट करके देखा जा सकता है। उसकी किसकी, हाँ इसकी रीज़न क्या थी, इंटरेस्ट रेट कितना था, वो चीज़ें कंफर्म कर लें। किस तरह करेंगे कंफर्म, हाँ कहाँ एग्रीमेंट में लिखा आ रहा होगा। अच्छा इसका नोट 1 भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹7.5 लाख वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, हाउएवर रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर इंडिकेटेड एन एरर एंड HL रिकॉर्डेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ ₹510। क्या मतलब, बैंक ने गलती से 750 माइनस किया हुआ था, कितना होना चाहिए था 510। तो पहले तो बैंक से पूछें कि उन्होंने 750 को माइनस क्यों किया, क्या रीज़न हुई होगी। फिर ये 510 की वर्किंग उन्होंने कैसे की है ये पकड़ के रिकैलकुलेट कर लें। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो आ रहा है, अगर तो वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बैंक की वजह से है तब तो चलें गुजारा है, बट अगर इन्होंने कोई मसला किया हुआ है तो उसके पीछे की इंक्वायरी बिठा लें। उसके बाद सर हाँ, अगर आपको उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाए तो फिर आप बाकी अमाउंट्स को भी पकड़ के ऑन सैम्पल बेसिस रीचेक कर सकते हैं। चार्जेस रिवर्स्ड बाय द बैंक, अब वो चार्ज है जो कि रिवर्स वाली बात कर रहा है, वो नोट 2 में बता रहा है कि कुछ क्रेडिट चार्जेस थे जो कि 2 दफ़ा चार्ज कर लिए गए थे। 2 दफ़ा चार्ज क्यों हुए, क्या मसले मसाइल थे, 2 दफ़ा रिकॉर्ड। अच्छा इसका कोई और इम्पैक्ट, अब डबल एंट्री पास हुई होगी ना, तो एक इम्पैक्ट तो यहाँ पे ठीक हो गया कि दूसरा इम्पैक्ट मेरा ठीक हुआ या नहीं हुआ वो चेक किया जा सकता है। हाँ कंट्रोल्स को दोबारा से हम एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई इस तरह के मसले क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पास, कंफर्मेशन से बात की जा सकती है। चेक साइंड बट नॉट येट हैंडेड ओवर टू सप्लायर्स, 2.5 लाख साइन कर दिए मैं मगर डिलीवर नहीं किए, डिलीवर क्यों नहीं हुए। साइन कर दिए हैं, क्या मुझे अकाउंट्स में से माइनस करने चाहिए, अब तो पैसे बैंक से बाहर गए नहीं। अगर किसी को हम सेल कर रहे हैं और वो बेशक हमारे पास पड़ लेगा, हम उसके सेल रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम इसको माइनस कर देना चाहिए। फिर क्या उतने ही माइनस किए जितना बनते थे,
क्या सप्लायर्स का वाकई में ये बैलेंस था? सप्लायर से पकड़ के जाके कंफर्मेशन ले लें। चेक्स इशू टू कस्टमर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड 8 लाख। इशूड टू कस्टमर या इशूड बाय कस्टमर? चेक इशूड टू कस्टमर। हमने चेक बना के कस्टमर को दे दिया, ऐसे होता है? सेल रिटर्न हुई होगी, कस्टमर के पैसे हम लोगों ने वापस किए। क्यों किए होंगे? कोई ना कोई रिटर्न आई होगी। तो फिर शुरू कर दें, सेल रिटर्न क्यों आई? गुड्स में क्या डिफ़ॉल्ट था, क्या मसले मसाइल थे, एनआरवी पे वो रिकॉर्ड हो रही है, वो नहीं हो रही रिकॉर्ड, तो आपके पास समुंदर है खेलने के लिए। हाँ दोबारा बोलो। सेकेंड वैल्यू चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे सेल रिटर्न को रिकॉर्ड किया या नहीं किया। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर टू अवेल 5% डिस्काउंट। अब 5% की अमाउंट क्या है वो वेरीफाई कर लें। डिस्काउंट किसने अलाउ किया वो वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगेन उसने आपसे बस चीज़ें लिख दी और आपसे कहा कि इनके पीछे पड़ जाए, और अगर कुछ ना समझ आ रहा हो एग्जाम में तो आप कम से कम शुरू में चेक दैट, इवेल्युएट दैट, इंस्पेक्ट दैट, इंक्वायर दैट तो लगा ही सकते हैं। अगर बिल्कुल एग्जाम में ब्लैंक बैठे हों तो कम से कम शुरू में ये हेल्पिंग वर्ब्स लगा लें, कुछ ना कुछ आपका गुजारा चल सकता है। मेरी बात समझ आ रही? चैप्टर 10 हो गया ना सर। ब्रीफली स्टेट टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि सब्सटेंटिव फॉर वेरीफाइंग द वैल्यूएशन असर्शन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स वेयर द कंपनी फॉलोज रीवैल्यूएशन पॉलिसी। वो कहता है 8 नंबर के लिए रीवैल्यूएशन के ऊपर मुझे सब्सटेंटिव बना के दें। शुरू हो जाए। I-16 आता है ना, बस बनाएं, बताएं पहली बात क्या करेंगे हम लोग। उसने कह दिया कि रीवैल्यूएशन, आप कॉस्ट मॉडल को भूल जाएं। रीवैल्यूएशन क्या उसने तमाम एसेट्स को रीवैल्यू किया या नहीं किया, होल क्लास को किया या नहीं किया। उसके बाद कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी वो वेरीफाई कर लें। रीवैल्यूएड अमाउंट कितनी आई है वो वेरीफाई कर लें। रीवैल्यूएशन किसने की है, एक्सपर्ट कौन था, उस एक्सपर्ट की जांच पड़ताल करने बैठ जाएं। वैल्यूएटर को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करें, उसके टूल्स को देखें, उसकी अजम्पशंस को देखें, और इन सारी वर्किंग को पकड़ के आप एक दफ़ा रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर काम किया जा सकता है। किसी और को बुला के कंपेयर करने के वाकई में इतनी अमाउंट बनती है या नहीं बनती है। और डेप्रिसिएशन जो अब हम चार्ज करें वो किस पे करेंगे, वो करेंगे रीवैल्यूएड अमाउंट के ऊपर। क्या वो डेप्रिसिएशन सही से बनी है, उसका रेट क्या है, क्या यूजफुल लाइफ चेंज होती है, उसकी वर्किंग क्या होगी, कि उन्होंने चेंज किया या उन्होंने चेंज नहीं की, इंक्रीमेंटेड उसकी एंट्री। फिर सरप्लस का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, रिटेन अर्निंग में, वो वाली बात उसको भी हम लोगों ने चेक करना है। और यूजफुल लाइफ वाली बात कर ली। और फिजिकल कंडीशन, क्या वाकई में वो एसेट रीवैल्यू होने वाला था भी या नहीं था, वो वेरीफाई कर लें। वो एसेट मौजूद भी है जिसको रीवैल्यू किया जा रहा है, अकाउंट्स में उसकी सही से क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन हुई है या नहीं हुई, वो चीज़ वेरीफाई कर लें। हाँ डिस्क्लोजर्स वेरीफाई, हाँ वो जो स्केड्यूल बना हुआ है वो देख लें। कॉम्प्लिकेशन, अच्छा रीवैल्यूएशन में सिर्फ सरप्लस ही आता है, और अगर फर्स्ट टाइम लॉस हो फिर, अगर फर्स्ट टाइम लॉस हो फिर क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम लॉस हो जी नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। रीवैल्यू करवा दिया, फर्स्ट टाइम लॉस आ गया, हम रीवैल्यूएशन लॉस करते हैं फर्स्ट टाइम या इम्पेयरमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम। अगर रीवैल्यू करने पे लॉस आ रहा हो, क्या मैं ये कह दूं कि हम लोग इम्पेयरमेंट कर रहे हैं? हैं बताएं। हमने एक एसेट को रीवैल्यू करवाने की कोशिश की, हमें लॉस मिल गया, तो वो इम्पेयरमेंट ही होगी। वो तब कहेंगे जब पहले सरप्लस आया हो, उसका लॉस होता है, वो बाद में आता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम किया ना और फर्स्ट टाइम पे आपको लॉस मिल रहा है, इट मीन्स कि अब आपको उसकी इम्पेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि वो कितना इम्पेयर हो रहा है। हाँ सरप्लस के आने के बाद अगर लॉस आ रहा है तो फिर उसमें से हम लोग माइनस कर रहे होते हैं, वो जो इंक्रीमेंटल को माइनस करने के बाद। हाँ
क्या? हाँ, तो 2 दफ़ा चेक करो, 3 दफ़ा चेक करो, फिर उस एसेट की इम्पेयरमेंट को अच्छी खासी वे में क्लिक करके चलो। हाँ, पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करने के क्यों रिवैल्यूएशन की गई। मज़े की बात है कि यही सवाल रिपीट किया था इसने। कहाँ है इसका रिमोट का? जी जी, जरा किताब खोलें ना, चैप्टर 8 पे जाएं। खोले किताब खोलें, चैप्टर 8 पे जाएं। चैप्टर 8 का सेकंड पेज, नहीं फर्स्ट पेज। चैप्टर 8 का फर्स्ट पेज, बॉक्स का आखिरी पॉइंट, यानी कि आखिरी जो हेडिंग है वो क्या है? नहीं दिखाना मुझे, सेकंड लास्ट पॉइंट, सॉरी, एड वैल्यूएशन वाली बात। ये सारी बातें वही जो कि रीवैल्यूएशन वाली हैं, जो भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। कुछ पढ़ा, पहुंचे वहां तक? ज़रा पढ़ें इसको, ज़रा पढ़ें इसको। ऑब्टेन द रीवैल्यूएशन रिपोर्ट, हमने बात कर ली। बैलेंसेस को उठा के कंपेयर किया जाए, हमने बात कर ली। एसेट सारे के सारे रीवैल्यू हैं, ये बात हम लोगों ने कर ली। उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये बात कर। उसके काम की एडिक्वेसी डिस्कस कर लिया। उसका काम रीजनेबल है, रेलेवेंट है, अजम्पशन सही आ रही हैं, सोर्स डाटा क्या है, टूल्स कौन से हैं, मेथड कौन से हैं, वेरीफाई हो गया। क्या वाकई में उसकी ज़रूरत थी? फिर उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी इम्पेयरमेंट, यूज़फुल लाइफ, ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 यहाँ से मिल जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए जिसके आपको अकाउंटिंग अगर अच्छे से आती है, तो यू शुड बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ, ये तो हलवा है। और वाकई में इस तरह का सवाल हलवा होता है अगर थोड़ा सा आपने पीछे काम किया हो तो। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो इसके पीछे की वर्किंग करके जाइएगा। किसी भी जगह पे वो आपको फंसा सकता है, और अगर आपने काम ना किया हो तो फिर आप इजीली फंस भी जाएंगे। अब अगर आपको IAS 16 आता है तो IAS 38 के बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। इसी तरह अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन आती है तो नॉन करंट एसेट्स का कोई भी और एरिया पकड़ के ले आए, आप उसके बना सकते हैं। सर ऊपर एक लॉजिकल सवाल है, उसने आपको 5 दिए हैं प्रोसीजर्स और आगे लिखे हैं उसके असर्शंस। आपने साबित ये करना है कि क्या वाकई में ये प्रोसीजर्स इन असर्शन को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। हाँ जी, देखिए ज़रा मुझे बताइए। पहला पॉइंट क्या है? वेरीफाई रिकंसिलिएशन ऑफ लेजर बैलेंस विद द फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या ये कंप्लीटनेस को वेरीफाई करता है? करता है। ये चीज़ मेरी कंप्लीटनेस को वेरीफाई करती है। Obtain the schedule of fixed assets showing opening balances, additions, disposals, depreciation and closing balances। क्या ये accuracy के लिए होता है? नहीं, ये भी completeness के लिए होता है। ये भी completeness के लिए होता है। हाँ क्या? हाँ खाली भी पूछ सकता है, बट आप तीनों पॉइंट लिख रहे होते हैं एक ही टाइम पे। तो पहली बात तो ये कि उसको पूरे 3 वर्ड्स यूज़ करने चाहिए थे, वो खाली वर्ड यूज़ कर रहा है एक्यूरेसी का। मगर ये वाला प्रोसीजर एक्यूरेसी के लिए है ही नहीं, ये किसके लिए है? ये कंप्लीटनेस के लिए। फिजिकली अगर मैं एसेट्स को जाके इंस्पेक्ट करूं तो क्या वो उसकी एग्जिस्टेंस के साथ साथ ओनरशिप वेरीफाई करते हैं? ये सिर्फ एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करेगा। ओनरशिप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स देख लूँ कि क्या उस पर मेरा राइट है या नहीं है। वेरीफाई कॉस्ट ऑफ एडिशंस टू फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल वर्क। क्या ये एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है? कॉस्ट, एडिशंस, वेरिफिकेशन, बिल्कुल। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। मगर मज़े की बात ये कि सवाल ने कुछ और भी कहा। सवाल ने कहा कि एक तो ये बताएंगे कि वाकई में वो वाले असर्शन वेरीफाई होते हैं। फिर सवाल ये भी कह रहा है कि अगर होते हैं तो उसके अलावा मैं मज़ीद कौन से प्रोसीजर्स लगा सकता हूँ। तो अगर आपको ओनरशिप का पता है तो उसको बताएं कि ओनरशिप हम इन 3-4 मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए पूरा IAS 16 आपके पास खुला हुआ है, तो आप उसमें से बातें उठा के लिखें। कॉस्ट मॉडल है हो तब क्या करें, रीवैल्यूएशन हो तो तब क्या करें। इस तरह का सवाल तकरीबन ओपन होता है। जस्ट आपकी हाँ अगर उसने लिखा हो तो फिर एक सेपरेट बात है। अगर तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी है तो आप इसके समुंदर में बहते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए अपनी अकाउंटिंग अच्छी करनी, इसलिए कहते हैं कि FAR 2 पहले
या तो पढ़ी हो या आप साथ साथ उसको तैयार कर रहे हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और देखिए ICAP की जो नई पॉलिसी आई है उसमें अच्छा किया, उसने बुरा किया? शुक्र है कोई कभी ICAP की पॉलिसी के ऊपर कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कह रहे हैं क्या किया उसने, नहीं पढ़ा। ICAP ने ये कहा है कि जब तक CAF 1 पास नहीं होता आप CAF 5 का पेपर नहीं दे सकते, जब तक CAF 3 पास नहीं होता आप CAF 6 का पेपर नहीं दे सकते। दो बातें कर दी। ग्रुप 1 2 पास होंगे तो ग्रुप B में जाएंगे, वो शर्त भी ख़त्म कर दी। मगर मज़े की बात ये है कि अगर आपका CAF 1 फंस गया है और CAF 3 फंस गया है, अब आप वैसे भी नहीं जा सकते। अच्छा सी लॉ तो सी असल में देखो ना 1 उसके बाद 5। अब एक बाशऊर लड़का क्या शुरू में 8 पिक करेगा? नहीं, वो क्या कर सकता है, वो बी लॉ के साथ सी लॉ को जोड़ सकता है। फिर उसने ये कहा कि अगर आपकी अटैम्प्ट में 12 महीने रह गए हैं और आपके पेपर फंसे हुए हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट 12 महीनों में इंडिविजुअली लास्ट 12 महीनों में ये शर्तें एप्लीकेबल उस इंडिविजुअल बच्चे पे नहीं होंगी। एक अटैम्प्ट में आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो। तो 5 वाला मजाक ख़त्म कर दिया उसने। तो अब जो बच्चे कहते थे कि सर मैं 5 दे दूँ, मुझे कल या परसों रात को एक बच्चे का मैसेज आया, रात के 4:30 बजे, इत्तेफाकन में जाग रहा था, मैसेज आया, सर मैंने इस दफ़ा बी लॉ का एक सिंगल पेपर देना है, नेक्स्ट टाइम मैं 7 पेपर दे दूँ। कसम से सर मैंने इस दफ़ा सिर्फ बी लॉ का PRC से भी हुआ ना, वो PRC का दिया एग्ज़ाम, बी लॉ वो पढ़ रहा फास्ट ट्रैक में, तो सर मैंने इस दफ़ा एक पेपर देना है, तो क्या नेक्स्ट टाइम मैं 7 पेपर दे दूँ? समझाया मैंने, रात 4:30 बजे से लेके तकरीबन 5:15 बजे तक उसको प्रॉपर गाइड किया। मैं फ़ोन पे ले आया उसको, वो टस से मस नहीं हुआ। सर आपको पता है मैं मेडिकल का बच्चा था, मेरे पास थोड़े से परसेंटेज रह गए थे, तो मैं उसको निकाल नहीं पाया, मगर मुझे लगता है कि मैं निकाल दूंगा। अब मैं उसको ये भेजूंगा और कहूँगा यार अब नहीं, अब 4 पेपर से ऊपर नहीं। हाँ क्या कह रहे हो आप? सर 1 महीना रहता है, उसे कहते 3 दिन आराम से वो ये सवाल समझ आ रहा है? आए ज़रा 501 पे। 501 के बड़े मजे के सवाल आकर पूछता है, तकरीबन एक जैसे सवाल। अच्छा 520 वाली बात पता है ना, 520 वाली बात, सवाल वाली बात, वीडियो वाली बात। सर और 501 आता है, 501 में जाएं और 501 के एंड में एक टेबल होगा, वो जरा खोलें। 501 के एंड में एक टेबल बना होगा जिसमें लिखा हुआ पॉसिबल रिस्क और उसके आगे उसके कंट्रोल्स। पहुंच गए? पहुंच गए? अगर उसने 501 से सवाल बनाना है तो वो सवाल 100% स्टेबल का होता है। ओ भाई, अगर उसने 500 का एक सवाल बनाना है तो वो सवाल स्टेबल से होगा। वीकनेस और उसके मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक दफ़ा ये टेबल पहले पढ़ लें, सुकून। हाँ पहले टेबल पढ़ लें, फिर मैं आपको 3 सवाल दूंगा जो कि आप आसानी से उसी टेबल से उसको आंसर कर रहे होंगे। सिर्फ पहले पढ़ लें तो यकीन मानिए ऑडिट आसान है, अगर आप उसको थोड़ा सा हवा ना बनाएं। टेबल पढ़ लिए? वो टेबल पढ़ लिया है? शुरू करें? आए ज़रा मैदान में आए। क्या
इंटरनल कंट्रोल्स नहीं नहीं, वो ये और चीज़ है। ये है वीकनेस और उसके आगे मेजर्स, उसमें रिस्क भी होता है, रिस्क वीकनेसेस और उसके मेजर्स होते हैं। यहाँ पे वो रिस्क वाला फैक्टर नहीं होता। तकरीबन एक ही है, सॉर्ट ऑफ, मैं उसको क्लासीफाई यहाँ पे किया है, इन्वेंट्री के साथ रखा है। सर आए ज़रा, प्यारे बच्चों वापस आ जाओ। उसने कहा सवाल में आइडेंटिफाई द वीकनेसेस और बताएं अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस कि आप कैसे कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। शहजाद लिमिटेड ऑडिट करने के लिए आप लोग गए हैं, वो है एक होलसेलर और किसका, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का। करता क्या क्या देखें। द इन्वेंट्री काउंट टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी, कोई मसला है इसमें? इन्वेंट्री काउंट का 1 जनवरी को हो सकती है ना, कोई मसला नहीं है। हाँ, उसका ईयर एंड क्या है उसने हमें सवाल ने नहीं बताया, तो फिर यही माना जाएगा कि वो 31 होगा, फिर करीब करीब होगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोलर, ये इशू है, ये गलत है। तो कौन होना चाहिए? कोई इंडिपेंडेंट बंदा बाहर से आना चाहिए। तो पहला वीकनेस मिल गया आपको। नो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री टुक प्लेस ऑन दैट डे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई इन्वेंट्री बाहर गई नहीं होगी तो उसको कोई मसला बार बार चेक करने में नहीं आएगा। तो जब इस तरह का कोई सवाल आए ना तो उसको तोड़ लिया करें। अब हमने एक पॉइंट को 3 जगह पे ब्रेक लगा के पढ़ा है, तो हमें उसकी थीम समझ आ गई है। 4 काउंटिंग टीम्स वर फॉर्म्ड, क्या कोई मसला है? नहीं, जितनी ज़्यादा टीम्स उतना ज़्यादा अच्छी बात। ईच टीम कंप्राइज्ड ऑफ 2 पर्सन्स, कोई मसला नहीं, कम से कम 2 लोग तो हैं। द फ्लोर एरिया वॉज एलोकेटेड बाय द टीम्स अमंग देमसेल्व्स, ये मसला है, वो खुद ही से तय करें। इसका मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर प्लान उनके पास नहीं है, और अगर वो खुद ही से कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि कोई चीज़ या तो मिस काउंट हो जाएगी या डबल काउंट हो जाएगी। हाँ, आपस में उनकी कोई सिंकिंग भी आउट हो नहीं है, वो भी आउट हो सकती है। ईच टीम वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द इन्वेंट्री कंट्रोलर, उसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी, तो वो क्या कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है। तो कौन करेगा? इंडिपेंडेंट। टू रिमेंबर विच इन्वेंट्री हैड बीन काउंटेड, नहीं, यहाँ पे हमें टैगिंग लगानी चाहिए। हम ज़बानी ज़हन में याद तो नहीं रख सकते कि हमने ये काउंट कर लिया, ये काउंट नहीं किया, तो या टैग लगा दें या किसी जगह से उसको निशान लगा दें जिससे हमें पता चल जाए। प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर प्रोवाइडेड टू द स्टाफ, कोई मसला है इसमें? ये अच्छी बात है। द काउंट शीट शोड इन्वेंट्री बैलेंसेस टू फैसिलिटेट द रिकंसिलिएशंस, ये नहीं होना चाहिए, पहले से मौजूद बैलेंसेस को मेंशन नहीं करना चाहिए। ओल्ड स्लो मूविंग और ऑलरेडी सोल्ड इन्वेंट्रीज वर हाईलाइटेड ऑन द काउंट शीट्स एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, ये अच्छी बात, ये उसने अच्छी बात कर दी है। तो क्या उसने अच्छी बात बताने का कहा है? नहीं, तो आपने खामोश रहना है। आपने क्या रहना है? खामोश रहना है। कौन है? Items not located on the pre-numbered inventory sheets were recorded on separate sheets which were numbered by the staff. रिकॉर्ड तो कर रहे हैं मगर एक सेपरेट शीट पे कर रहे हैं, सेपरेट में ना करें, उसी पे कर लें। और उसको खुद से वो क्या कर रहे हैं? स्टाफ कर रहा है, तो जो शीट मिली हुई है उसी पे कर लिया जाए। फिर एट द एंड ऑफ द काउंट ऑल इन्वेंट्रीज अगेंस्ट विच एडवांसेस ऑन द कस्टमर्स हैड बीन रिसीव्ड वर रिमूव्ड फ्रॉम द फिजिकल, उन्होंने फिजिकल से उसको निकाल दिया, कभी इसको काउंट ना कर लेना, तो ये अच्छी बात है। उसको इंस्ट्रक्शन भी तो दी है ना, उसने इंस्ट्रक्शन भी तो दी हुई हैं, यानी कि जो चीज़ें हम लोग ठीक है, बट जो चीज़ें हम लोग सेल कर चुके हैं, जिनके अगेंस्ट पैसा आ चुका है या आ रहा है, वो अब हमारी नहीं, उसको काउंट ना करो, तो ठीक है, अच्छी बात है। जो चीज़ मिस कर रहा है वो क्या है? साइन, साइन, साइन होने चाहिए, साइन होने चाहिए ताकि बाद में हम अकाउंटेबल कर सकें अगर कोई मसला आ रहा है। और कौन कौन से कंट्रोल्स वीक हैं जो वहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो रहे हैं? कौन से हैं? कोई निकाल सकते हैं? जो किताब में है मगर यहाँ पे नहीं है, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, एक पेन यूज़ होना चाहिए। नहीं बताया कि पेन या पेंसिल है तो आप बता दें कि दे शुड बी अ पेन नॉट अ पेंसिल, क्योंकि वो इजीली इरेजेबल होती है। और प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर्ली,
यहाँ पे वो एकदम से हसन में वो चीज़ें करवा रहा है। और कोई बात? इतनी बहुत है, 9 नंबर के लिए बहुत है। अच्छा जी, अब एक और सवाल तकरीबन उसी पैटर्न पर। स्टॉक काउंट वॉज सुपरवाइज्ड बाय द वेयर हाउस इंचार्ज। वहाँ पे कंट्रोलर था, यहाँ पे क्या है? इंचार्ज। तो ना वो करे ना ये भाई करे। हु रिपोर्ट्स टू द प्रोडक्शन मैनेजर। तो उसकी इंडिपेंडेंस इससे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इन व्यू ऑफ द वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी स्टाफ हैड बीन हायर्ड टू कंडक्ट द स्टॉक काउंट। टेम्परेरी स्टाफ को बुला के उससे स्टॉक काउंट करवाया जा रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात है? मगर वो टेम्परेरी स्टाफ कम से कम वो हो जिसको पता तो ट्रेस बैक किया जा सके। बिल्कुल वो बंदा ना हो जो कि सिर्फ अपने पैसों के लिए आया हो और वो आपके आंखों में धूल जो कि बस डे एंड की मजदूरी लेके जा रहा हो। तो या तो उसको फिर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की हो। तो अगर आप कोई ऐसा बंदा लेकर आ रहे हैं, कोई टेम्परेरी स्टाफ हायर कर रहे हैं स्टॉक काउंट के लिए, तो उसको आपने फिर बाद में अकाउंटेबल भी करना। ये नहीं कि बस वो आया, उसने पैसे दिए और वो अपना काम करके चला गया, आपने उसको बाद में पकड़ ही ना पाए। तो हर वो बंदा जो कि आप इन कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस, दैट शुड बी मेड अकाउंटेबल, एटलीस्ट अकाउंटेबल। प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर यूज्ड। अच्छी बात है, बुरी बात है? विच कंटेन कॉलम्स फॉर इन्वेंट्री, लेजर बैलेंसेस, फिजिकल बैलेंसेस एंड एक्सेस या शॉर्टेज। ये क्या बात कर रहा है? लेजर के क्या बैलेंस है, फिजिकल का क्या बैलेंस है, और कितना प्लस है कितना माइनस है। बैलेंसेस लिखे नहीं होने चाहिए, बैलेंसेस लिखे नहीं होने चाहिए। The staff was instructed to ensure that no item of inventory was to be counted twice. इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो क्या करें? टैगिंग। फॉर दिस पर्पस उनसे कहा है कि आपने क्लोज कांटेक्ट में रहना है। भाई वो भूल सकते हैं, वो भी इंसान है, तो यहाँ कोई ना कोई निशानियाँ लगा लेनी चाहिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल द काउंट शीट्स वर साइंड बाय द स्टोर इंचार्ज एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जिन्होंने काउंट किया वो साइन करें। हाँ, ये भी साइन करें क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी है? अब इस बंदे की है। तो ये सर 8 नंबर के लिए था। फिर एक और सवाल आता है ऑर्डर मेकर्स का, ये ज़रा पढ़ें और ट्राई करें। ये भी शहजाद लिमिटेड नहीं, इतना भी सेम नहीं है। क्या तकरीबन वही बातें कर रहा है। वहां में भी क्या है? एक मैनेजर जो लास्ट टाइम यूज हो रहा था। यहाँ पे भी 4 काउंटिंग टीम्स है, तो उसने 2 सवालों को जोड़ के वाला सवाल बनाया हुआ। ईस्ट टीम को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे भी यही बात थी। प्री नंबर वाली बात वहाँ भी यही थी, यहाँ भी यही है। तो इसलिए कहते हैं कि पास्ट पेपर्स को एक दफ़ा करके जाया करें, कुछ ना कुछ चीज़ें आई के वहाँ से निकालता है, आइडिया ले रहा होता है, आइडिया वो अडॉप्ट करता है। अब मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ। बी लॉ का जो पेपर रिसेंटली आया, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो स्प्रिंग 11 और स्प्रिंग 12 के सवाल यूज हो रहे हैं। तो उसके पास सवालों की किल्लत है, हर जगह पे किल्लत है। हाँ, अब चैट जीपीटी आ गया, अब तो उसने बस टाइप करना है मुझे 501 पे एक अच्छा सा सवाल निकाल के दो, और वो ना सिर्फ सवाल देगा बल्कि साथ उसका सोल्यूशन भी देगा, साथ ये भी बताएगा कि मेरे इस सोल्यूशन में बच्चे नॉर्मली क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। क्या हमने इस दफ़ा यूज़ किया था सी लॉ के अंदर। सी लॉ के अंदर हमने 2 सवाल निकाले थे बाय द यूज़ ऑफ चैट जीपीटी मिड में, और बच्चे इंतहा के उसमें घबरा गए थे। हैं? हाँ, अच्छे थे। आप उसको बोल देंगे सर ये डाटा है, इसमें से मुझे 10 MCQs निकाल के दे, आपको निकाल के देगा। हैं? डाटा आपने देना उसको, डाटा आपने कॉपी पेस्ट करके देना करके। था तो उसने आपको मना करना। ट्राई तो करें, करें ट्राई, चलें करें ट्राई, लिखें, खोलें ज़रा, अभी चेक कर लेते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं ज़रा। हाँ, आपने लिखना है कि मुझे ISA 501 में से इन्वेंट्री कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर कोई सवाल निकाल के दे, बना के दे।
देखें वो किस तरह का सवाल आपको बना के देता है। ट्राई करें ज़रा, कर लो ट्राई। पाएम मोबाइल नहीं है, आज के दौर में मोबाइल नहीं है, लकी हो। अच्छा घर रह गया ये तो, अगर कॉल्स आ रही हुई फिर खैर है, मतलब रात को नींद आ जाएगी। रात को ये तो नहीं होगा कि तुमने जवाब नहीं दिया था। ओए होए 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 होए। हाँ जी सर्च किया, शाबाश। जिसके पास अच्छा नेट है वो सवाल निकाल के बताए। आपने लेकर आओ, आपने लिखना ये है कि एज पर ISA 501 मेक अ क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री काउंट वीकनेसेस एंड हाउ टू करेक्ट, या कोई भी अंग्रेजी डाल दें। ओ सर आप तो मुझे भरोसा ही था। एज पर ISA 501 मेक make a question on inventory weakness and controls. Certainly, सर आगे सवाल, what are the common weaknesses? नहीं तो उसने सीधा सीधा सवाल दे दिया। सवाल से बड़ा अच्छा है। As per ISA 501, what are the common weaknesses that auditors should be aware of in the inventory management and control system, and what measures should be taken? वो उस डब्बे वाला सवाल पूछ रहा है। हाँ, अब इसमें मैं कहता हूँ give me the solution of this. Give me solution. अभी AI ने इतनी तरक्की नहीं ना की। ओए होए 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 होए। सर उसको सर मैंने ये कहा था कि गिव मी सोल्यूशन ऑन दिस, उसने मुझे 7 बातें और काफ़ी तसल्ली के साथ बताई हैं। उसने कहा मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊँगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, सुने, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एनी वीकनेस इन द क्लाइंट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। दिस मे इंक्लूड इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ रेगुलर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट्स, आउटडेटेड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन। फिर ऑडिटर शुड ऑल्सो असेस द मटीरियलिटी वाली बात भी कर रहा है, कंट्रोल्स वाली बात भी कर रहा है, एडिशनल टेस्टिंग वाली बात भी कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करने वाली बात भी कर रहा है। पता नहीं वो क्या क्या बातें कर रहा है। सारा ऑडिट असल में वो सही बात कर रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तोड़ तोड़ के। लिखें अकॉर्डिंग टू IQ। मगर बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कभी अगर आपको तलब हो कि नहीं यार मुझे एक चैलेंजिंग सवाल करना है, तो आपके पास एक फैक्टर है ChatGPT का, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिया हुआ हाँ, ट्राई करो, शायद आपका कोई ना कोई तुक्का लग जाए किसी ने है। अब तो आप कर सकते, पता है ये आपका पेपर भी मार्क कर सकता है, और अगर ये मार्क करने पे आ गया तो फिर पास कोई नहीं होने वाला, क्योंकि इसको हमारी अंग्रेजी तो समझ नहीं आनी। नहीं, अभी तक एग्जामिनर जिंदा है, अभी तक इंसान है दुनिया में, अभी तक दुनिया में भलाई होती है। क्या ये एक लंबी बहस है कि AI के आने से CA की फील्ड को क्या इम्पैक्ट आएगा, डॉक्टर्स की फील्ड को क्या। भाई डॉक्टर्स आप सिर्फ टाइप करें कि मुझे ये मसले हो रहे हैं, मुझे कोई दवाई बता दे, बता देगा आपको। तो टेस्ट तो खुद, मतलब कुछ ना कुछ तो खुद करना है ना। ये जो आप यूज़ करते हैं एक्सपर्ट, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब कहाँ उसको ज़रूरत है? फिजिकल जो काम करने वो तो फिर अपने तौर पे करने ना आपने। सर फिर 505 आपने कवर तो किया नहीं। मुझे दुख है इस बात को कि आपने 505 कवर नहीं किया। ये वाला, ऑल द कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर प्रोवाइडेड टू द ऑडिट टीम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द इन्वेंट्री काउंट। तो उसी दिन देना चाहिए था, नेक्स्ट डे पे नई बात जानी चाहिए।
रात गई बात गई उसी दिन। लेकिन फिर इसके आगे अगर बाद में आता है तो हम साइन करेंगे, वो करते हैं। हाँ, अगर बाद में आए तुम कर सकते हैं। अच्छा जी, बात सुने, 520 का ऑटम 21 वाला से एक सवाल है जो कि इसी तरह से क्लास में बोर्ड पे एलईडी पे डिस्कस हुआ हुआ है, वो आपने देखना है। वो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो सिर्फ एक सवाल के ऊपर, वो काफ़ी तसल्ली से सॉल्व हुआ हुआ है और उसको मैंने एक्सेल पे किया हुआ है। तो काइंडली इस क्लास के साथ उसको जोड़ के चलना है। आपको लग रहा है कि क्लास जल्दी एंड हो रही है, मगर वो जल्दी एंड अभी नहीं हो रही है, वो उसका पार्ट है। फिर अगर आपको मज़ीद उस तरह का कोई सवाल सॉल्व करना हो तो स्प्रिंग 19 पहले खुद ट्राई करना है, स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन। और अगर ना हो या इसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। जो ग्रुप आप लोग हैं ना ग्रुप में, तो वो वहाँ पे शेयर हो सकती है। ठीक है जी, रब रखा।